नमस्कार। प्रतिध्वनि के अंक में आपका स्वागत है। आज का विषय बड़ा जोरदार है और कल मेरे एक मित्र से बातचीत हो रही थी, उसमें से ही उन्होंने ये विषय निकला है। उन्होंने पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, हमारी आने वाली पीढ़ी राष्ट्रीय चरित्र के महत्व को समझे। प्रश्न बड़ा जोरदार था और ये अमूमन हम सबको पूछना चाहिए। हमारे आने वाले बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि हम जैसे एक व्यक्ति का चरित्र होता है, जैसे एक समाज का चरित्र होता है, वैसे ही एक राष्ट्र का भी चरित्र होता है। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के चरित्र के बारे में चिंतन करते हैं। तो राष्ट्र का चरित्र कैसे पता लगेगा कि हमारे में राष्ट्र के प्रति चेतना है कि नहीं है, हम राष्ट्र के बारे में सोचते भी हैं क्या। जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसे क्या हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचते भी हैं क्या। ये सोचना कैसे आएगा? हमारी चिंतन परंपरा से आएगा। तो क्या ये चिंतन परंपरा कैसे शुरू हो? क्या विद्यालयों में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जिससे आप एक राष्ट्र के बारे में सोच सकते हो, आपकी चिंतन परंपरा, आपका सर्टेन थॉट प्रोसेस शुरू हो? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और ये चिंतन परंपरा कैसे बनेगी? ये राष्ट्रीय बोध से बनेगी। तो राष्ट्रीयता का बोध, हमारा अपना होने का बोध, हमारे समाज का अपना होने का बोध, हमारे परिवार का अपना होने का बोध, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का अपना होने का बोध, ये वो मूल बिंदु है जहाँ से हम राष्ट्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। चाहे वो विदेशी आक्रांताओं से आक्रमण हो, चाहे वो देश में पलने वाले ऐसे लोगों को संभालना हो जो लोग देश विरोधी काम करते हैं, ऐसे मतांतरों से मुकाबला हो जो हमारे देश की मूल चेतना को नष्ट करने में लगे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत के विभाजित होने पर जो हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हमने शिक्षा का मूल काम वो सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। सरकारें तय करती हैं कि क्या पढ़ाया जाना है और कैसे पढ़ाया जाना है, ग्रेडिंग कैसे होगी, लोगों को मार्क्स कैसे मिलेंगे, कौन लोग हैं जो ये सिस्टम चलाने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी के बाद के भारत में शिक्षा हमारी व्यवस्था रही है वो बहुत ज़्यादा हद तक सूचनात्मक रही है और वो सूचनाएं भी आधी अधूरी थी, अनुसंधानात्मक नहीं रही, ज्ञान अर्जित करने वाली नहीं रही। जब अनुसंधान होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, आदमी ज्ञान की खोज में निकलता है, आदमी और का अपना दृष्टिकोण रखता है। पर जब सूचनात्मक होती है तो अकबर महान था, महान ही रहेगा क्योंकि किताबों में पढ़ा है। पर अकबर क्यों महान था इसके बारे में कोई नहीं करता। शिवाजी का इस भारत के एकता और अखंडता में क्या योगदान है इसकी चर्चा नहीं करता। रानी झांसी बाई कैसे उस स्थिति तक पहुंची उसकी बात नहीं होती, केवल सूचनात्मक बातें। तो जब सूचनात्मक बातें होती हैं तो वो आपको बोध पैदा नहीं करती, वो आपको ज्ञान पैदा नहीं करती, वो आपको उस स्थिति में नहीं लाती कि आप उस बारे में चिंतन करो। तो जब आपकी चिंतन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है तो देश का राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनेगा? भारत में इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं। अब ये स्वनामधन्य इतिहासकार कुछ भी बताते हैं, जो उनकी सोच के हिसाब से अनुकूल बैठता है वो बताते हैं। इनसे पूछो कि गुप्त साम्राज्य में स्थापत्य कला कैसी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ी चट्टान को उठाया और उन्होंने 180 फीट ऊपर मंदिर के जो है उसके सिर के ऊपर रख दिया, वो कलश बना करके रख दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ज्ञान कहाँ से आया? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे हम आजकल कुतुब मीनार कहते हैं,
उसके बगल में जो लोहे का एक स्तंभ है उस पर आज तक जंग नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत ने सबसे पहले शतरंज के खेल का आविष्कार किया, जो आज भी पूरी दुनिया में ब्रिलियंट्स, बहुत मेधावी लोगों का खेल माना जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र पर चलने के लिए जिस नाव का इस्तेमाल होता है वो भारतीय लोगों ने खोज की थी, उनका अनुसंधान था। तो मैं ये सारी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं जिससे हम सब लोग ये सोचें कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर दोबारा से हमको बहुत गहराई के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कैसे होता है कि जब भारतीय चेतना, राष्ट्रीय बोध और संप्रभुता, अखंडता, हमारे धर्म और दर्शन की व्याख्या करने की बात आती है तो एक ग्रुप विशेष ही याद आता है। अरे यार, ये तो राइटिस्ट दिखता है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया। हम स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप अपने दरवाजे भले ही बंद रखो पर खिड़कियां और रोशनदान खुले रखो। हमने जितनी भी पूरी दुनिया में विचार थे उन सबको आमंत्रित किया, जितने भी कल्ट थे, उपासना पद्धति थी, उन सबको आमंत्रित किया, उन सबको अपने अंदर समाहित किया। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते गए। हम ये देखते गए कि भाई हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, पर उतने बेहतर लोगों के बीच में, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि हम सब आज की स्थिति में जितने हम आंदोलन देखते हैं या जितने हम संघर्ष देखते हैं वो सब स्वार्थ केंद्रित है। हमारे यहाँ की राजनीति भी स्वार्थ केंद्रित हो गई है। तो जो राजनीति ही जनता के लिए, परमार्थ के लिए है, जो राजनीति ही लोगों के कल्याण के लिए है, हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें, उनकी लाइफ अच्छी कर सकें, उसके लिए है, वो स्वार्थ केंद्रित हो रही है। तो इसके पीछे जो बड़ा कारण है, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हमारे अंदर परस्पर अविश्वास आया। हमारे अंदर हम केवल सूचनाओं के भरोसे चलते हैं, हम अनुसंधान के भरोसे नहीं चलते, हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए मैं आपसे मुखातिब जरूर हूँ, आपसे बातचीत जरूर कर रहा हूँ, पर इस सोशल मीडिया पर भी यदि किसी ने कोई झूठ परोस दिया, कोई भ्रम पैदा कर दिया तो कर दिया, और हम लोग उसको आगे से आगे प्रसारित करते रहते हैं। हम अनुसंधान नहीं करते, और अनुसंधान इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। अभ्यास इसलिए नहीं है क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं है। और जब हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं तो शुरुआत ये करनी पड़ेगी कि हम उस चीज़ को जानें। और हम नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, पर हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि भारत तो जब हम नहीं थे तब भी था, भारत हम होंगे तब भी है, और हम चाहते हैं कि हमारी संतानें हों तब भी वो भारत रहे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि उनमें राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार हो, फैलाव हो। और राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार और फैलाव तब होगा जब ऐसे लोग शिक्षक होंगे जो बच्चों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को डालेंगे। ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो बच्चों को बताएंगे कि हाँ, ये जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा समाज है, जैसे तुम्हारा परिवार है, वैसे ही राष्ट्र के प्रति भी एक बोध होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी भी चेतना होती है। उस चेतना को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम उस चेतना की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हिमालय से नीचे जितने भी लोग रहने वाले हैं उन सब का लाइफ स्टाइल भी लगभग एक सा है, थॉट प्रोसेस भी एक सा है, उनके व्यवहार भी लगभग एक से हैं, उनके त्यौहार भी लगभग एक से हैं, उनकी उपासना पद्धति यदि बाहरी भी है, बाहर से आई है, तो भी उसका इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण हो गया है। आश्चर्य की बात है ना कि जो लोग यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं, वो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे इतने सारे देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, भैरव जी हैं, तो उनमें एक ईसा भी रख लो। क्यों?
क्योंकि वो उसका इंडियनाइजेशन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईसाइयत भारत में आए। तो भारत में ईसाइयत कैसे आएगी? भारत में ईसाइयत तभी आएगी जब उसका भारतीयकरण हो जाए, उसका हिंदूकरण हो जाए। तो हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। हम लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, पर एक कीड़ा लग गया है, और वो कीड़ा ये है कि हमने समग्रता में सोचना बंद कर दिया है। समग्रता में सोचना हमने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बुनियादी रूप से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात पर चिंतन करें और ये देखें कि क्या हम बच्चे को सेब खिला रहे हैं और एप्पल बुलवा रहे हैं। हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा शुरू करें। हम घर में बच्चों के साथ वो व्यवहार करें जो माँ की कोख से जन्म करके आता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताबें नहीं बताती, माँ बताती है, मातृभूमि बताती है, मातृभाषा बताती है, हमारा परिवार, हमारा संस्कार बताता है। और उनमें से एक स्वार्थ नहीं परमार्थ, मैं नहीं हम, मैं, समाज और राष्ट्र भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।